हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसके अंदर क्या होगा, दो कंडक्टर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। एक कंडक्टर यहाँ पर ये है और एक कंडक्टर यहाँ पर ये है, और इन पे चार्ज, इस पे इनिशियल चार्ज आपका Q1 है, इस पे इनिशियल चार्ज आपका Q2 है। वैसे तो थोड़ा सा इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पीछे के कुछ वीडियोस के अंदर। एक वीडियो में मैं डिस्कस किया था। अब यहाँ पर देखिए, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, और जब इस पे कुछ चार्ज है, इस पे कुछ चार्ज है, तो दोनों का कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा अपना। तो लेट, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे लेट करी हैं, चार्ज Q1, रेडियस R1, पोटेंशियल V1। इसका पोटेंशियल V2, इसकी रेडियस R2, और इसको चार्ज कितना दे रखा है, Q2 चार्ज हमने सप्लाई कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे किसी कंडक्टिंग वायर से। तो हमने किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। तो एक का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एक का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो होगा क्या उससे, एक का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल अगर कम है, तो चार्ज फ्लो होगा। और चार्ज फ्लो कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमें एक पोटेंशियल को एज्यूम करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा है। तो लेट सपोज पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन V2, पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन V2। अब चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस स्फेयर टू दिस स्फेयर, है ना। हमने बॉडी जो लिए हैं वो स्फेरिकल बॉडी लिए हैं, यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर्स लिए हैं। अब चार्ज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कब तक, क्या सारा चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? कभी ना कभी तो चार्ज ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा। तो पहली बात, चार्ज ट्रांसफ़र हो क्यों रहा है, तो चार्ज ट्रांसफ़र होने की रीज़न है पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जैसे जैसे चार्ज इस तरफ सप्लाई होगा, तो इसका धीरे धीरे पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा और इसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब पे दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ, तो क्या चार्ज का ट्रांसफ़र होता रहेगा? नहीं, चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। कब, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो लास्ट में, फाइनल में दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा तब रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज रुक जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, दो बीकर हमने यहाँ बनाए, एक बीकर ये बनाया हमने और एक बीकर हमने यहाँ बनाया। ये इतना बड़ा बीकर है, ये पानी का भरा हुआ है सपोज यहाँ से यहाँ तक, और उधर वाला क्या है, खाली है। अगर मैं इनको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, अगर मैं इसको एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर दूं और यहाँ का वॉल लगा हुआ है, कि अगर मैं वॉल हटा दूं तो क्या होगा, तो पानी इस तरफ ट्रांसफ़र होगा। लेकिन क्या पानी दोनों में हाफ हाफ होगा तब जाके प्रोसेस रुकेगा? नहीं, हम बोलेंगे जब दोनों में हाइट सेम हो जाएगी तब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, हाइट जब सेम हो जाएगी तब ये प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। हाइट सेम नहीं होगी। क्या दोनों में अमाउंट सेम होगा? नहीं होगा, अमाउंट सेम नहीं होगा। हाँ, अमाउंट सेम होता कब, जब दोनों बीकर कैसे होते, एक जैसे होते, सिमिलर होते दोनों के दोनों की डायमेंशन सेम होती, तब क्या होता, तब दोनों में अमाउंट सेम होता। लेकिन डायमेंशन अगर दोनों की अलग अलग है तो दोनों में फाइनल जो वाटर होगा वो डिफरेंट होगा। और वाटर का ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल हेड सेम ना हो जाए। तो वही कंडीशन यहाँ पे होगी। वहाँ पानी ट्रांसफ़र किस वजह से हो रहा था, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हेड्स। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा और रुक जाएगा कब, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो लेट द फाइनल पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर इज V एंड दिस स्फीयर इज अगेन V। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस में थोड़ी कोई चेंज आएगा। रेडियस इसकी अगेन R1 और रेडियस इसकी अगेन R2। अब देखिए, इस पे चार्ज था आपका Q1 और इस पे चार्ज था Q2। क्या इस पे चार्ज अभी भी Q1 है? नहीं, कुछ चार्ज उस तरफ ट्रांसफ़र हो गया, तो दोनों पर चार्ज का जो अमाउंट है वो चेंज हो गया। लेट सपोज चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज Q1 डैश एंड ऑन दिस स्फीयर इज Q2 डैश, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए, हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका Q इक्वल्स टू C इंटू V, जो बेसिक फॉर्मूला हमने जब हमने इस कैपेसिटर स्टार्ट किया था तब हमने ये पढ़ा था, Q इक्वल्स टू C। तो यहाँ पर मैं अगर Q1 को लिखूँ तो Q1 क्या होगा, C1 इंटू
V1। यहाँ पर Q2 कितना होगा भाई, यहाँ पे Q2 होगा आपका C2 इंटू V2, ठीक है। और यहाँ पर Q1 डैश है, तो Q1 डैश कितना होगा C1 इंटू V, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है। और Q2 डैश क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा आपका C2 इंटू V। तो ये चार फॉर्मूले हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, Q1 Q2 एंड Q1 डैश एंड Q2 डैश, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली कई चीजें। तो स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी मेरी, लेकिन मैंने ये पूरा सोल्व कर दिया है, तो मैं आपको दोबारा तो इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो जो फॉर्मूले की बात हो रही थी, फॉर्मूला था आपका Q इक्वस टू CV, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम, Q इक्वस टू CV, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 का फॉर्मूला C1 इंटू V1। तो यहाँ फॉर्मूला आपने लिखे Q1 इक्वस टू C1 V1, यहाँ Q2 को हम क्या लिख सकते हैं C2 इंटू V2, ये C2 इंटू हमने लिख दिया। अगेन यहाँ पर Q1 डैश क्या होगा C1 इंटू V, C1 इंटू V। Q2 डैश क्या होगा C2 इंटू V, C2 इंटू V। तो हमने चार फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज, मतलब कि यहाँ का जो टोटल चार्ज था इनिशियली दोनों का, वो चार्ज यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया होगा, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी क्या है, कंजर्व्ड है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज, इनिशियल टोटल चार्ज क्या था Q1 प्लस Q2, तो इनिशियल टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 एंड फाइनल टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब जो Q1 Q2 Q1 डैश Q2 डैश हमने इन फॉर्मूलोज के अंदर लिख रखे हैं, यहाँ पर ये जो फॉर्मूले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो Q1 क्या हो गया C1 V1, Q2 क्या हो गया C2 V2, और Q1 डैश क्या हो गया C1 V एंड Q2 डैश C2 V। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए V कॉमन लिया हमने, तो V कॉमन लेने से क्या आ गया C1 प्लस C2 आ गया। अब यहाँ से इस V की वैल्यू आपको मिल गई C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये जो फॉर्मूला आया वो किसका है, V का। एंड V क्या होता है, V है दोनों का कॉमन पोटेंशियल। तो ये आपका आ गया कॉमन पोटेंशियल। न्यूमेरिकल भी आते हैं CBSE के अंदर कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, आपको इनिशियल जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। हो सकता है आपको इनिशियल पोटेंशियल दोनों के ना दे रखे हों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपको पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस। लेकिन अगर रेडियस भी ना दे रखी हो तो अगेन हम C1 V1 को क्या लिख सकते हैं Q1, C2 V2 को Q2, तो टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2। हो सकता है आपको अलग अलग चार्जेस ना दे रखे हों, आपको टोटल इनिशियल चार्ज आपको दे रखा हो, तो भी Q1 प्लस Q2 इज टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला आ गया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अगेन हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों पे जो टोटल चार्ज, दोनों पे जो चार्ज है फाइनल चार्जेस का रेशियो क्या आएगा। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना आएगा, सो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, Q1 डैश क्या है C1V, Q2 डैश C2V, V से भी कैंसिल आउट, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या हो गया C1 अपॉन C2। लेकिन एक बात हमें और पता है, और वो क्या पता है कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर हमने यहाँ पे लिया है, स्फेरिकल कंडक्टिंग कैपेसिटर लिया है, और इसका जो अकेले का कैपेसिटेंस होता है वो होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो C1 जो होगा, C1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 C2 या फिर R1 अपॉन R2। और ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि फाइनल चार्जेस क्या होंगे, Q1 डैश Q2 डैश R1 R2 के रेशियो में होंगे। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो फाइनल चार्जेस जो होंगे उनका रेशियो क्या होगा, उनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी कॉमन पोटेंशियल की और फाइनल चार्जेस के रेशियो की, ठीक है। तो ये
कब काम में आएगा ये वाला फॉर्मूला? जब आपको कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, तब ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा। ये फॉर्मूला कब काम में आएगा? ये फॉर्मूला तब काम में आएगा जब आपको दोनों पे चार्जेस दे रखे होंगे इनिशियली, और फाइनल चार्जेस आपसे पूछा जाएगा। कैसे? सपोज इस पर आपको दे दिया कि इनिशियल चार्ज है 20 माइक्रोकूलाम और इस पे चार्ज है -30 माइक्रोकूलाम, ठीक है। और आपको ये दे दिया कि इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो बताइए फाइनल चार्जेस क्या होंगे? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज है आपका 20 एंड -30, मतलब -10 माइक्रोकूलाम टोटल चार्ज है। कितना है? -10 माइक्रोकूलाम टोटल चार्ज है। अब -10 माइक्रोकूलाम तो टोटल चार्ज है और वो दोनों का सेम होगा, दोनों पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन किस रेशियो में? 7:3 में। तो इसको 7:3 में आप डिवाइड कर दीजिए, तो 7 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर माइनस का और यहाँ माइनस का 3 माइक्रोकूलाम। बस इस तरीके से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए डेरिवेशन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाते हैं? इसका पोटेंशियल कितना था? V1, जो अब हो गया V। इसका पोटेंशियल था V2, अब हो गया V। तो क्या इसका पोटेंशियल चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या इसका पोटेंशियल चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अब हम डेरिवेशन करेंगे कि इसके पोटेंशियल में कितना चेंज आया और इसके पोटेंशियल में कितना चेंज आया। तो पहले इसकी बात करते हैं। हम लिखेंगे चेंज इन V1। V1 में कितना चेंज आया? तो चेंज बेसिकली हम क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू कितनी थी इसकी? V थी। तो ये आपका आ जाएगा, मतलब डेल्टा V1 आपका हो जाएगा V माइनस V1, ठीक है। V माइनस V1 आ जाएगा। V कितना है? V तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। V माइनस V1 करना है। V का फॉर्मूला ये रहा। तो V की जगह मैं पुट करूँगा यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और माइनस क्या कर दिया हमने? V1 कर दिया। LCM क्या आएगा? LCM आपका आएगा C1 प्लस C2, यहाँ पर ये एज इट इज होगा C1 V1 प्लस C2 V2, और ये पूरी की पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी लेकिन नेगेटिव में लिखी जाएगी, और दोनों टर्म ही नेगेटिव में आएगी। तो C1 V1 और माइनस C2 V1, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल। C1 V1 से C1 V1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये C2 V2 और माइनस C2 V2, तो ये वैल्यू आपकी आ गई, C2 कॉमन आ गया और V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द चेंज इन V1, ठीक है। ये आ गया चेंज इन V1। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं चेंज इन V2। V2 में कितना चेंज आया होगा? तो V2 में कितना चेंज आया होगा वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन V2। तो ये लिखेंगे डेल्टा V2 से। डेल्टा V2 क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो V कितना? V है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। अगेन LCM C1 प्लस C2, ऊपर क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस, ये पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो गई इससे, तो पहले C1 V2 और फिर माइनस C2 V2, कुछ कैंसिल हो रहा है। C2 V2 से C2 V2 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपका C1 V1 माइनस C1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डेल्टा V2 आ गया, ठीक है। और डेल्टा V2 कितना आ गया? यहाँ कॉमन आ रहा है C1, ये हो गया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका आ गया डेल्टा V2। और डेल्टा V1 हमने यहाँ निकाला था और ये निकाल दिया डेल्टा V2, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 क्या होगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 अगर मैं करूँगा तो दिस अपॉन दिस करूँगा, तो C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे बचेगा C2 और वहाँ से नीचे अपॉन में क्या आएगा? C1 आएगा। यहाँ है V2 माइनस V1 और यहाँ है V1 माइनस V2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V2 माइनस V1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V1 माइनस V2 को हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस C2 अपॉन C1।
तो डेल्टा V1 अपॉन V2, अच्छा उल्टा, ठीक, C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा, अरे नहीं उल्टा कर दिया, फिर से उल्टा कर दिया, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा डेल्टा V1 में C2 है, C2 अपॉन C1, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। और माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा था तो वो क्या हो गया, कम हो गया, इसका पोटेंशियल कम था तो ज़्यादा होगा। तो अगर ये इंक्रीज हुआ है इसका पोटेंशियल तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, बट ये वैल्यू क्या है डेल्टा V1 ये ऑलरेडी नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन करा था V1 इज ग्रेटर देन V2, बट यहाँ पर आ रहा है V2 माइनस V1, सो दिस वैल्यू इज नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं मोड की बात करूँ, मॉडुलस की बात करें कि इनकी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी C2 अपॉन C1 होगी। और C2 अपॉन C1 क्या होगा, C2 अपॉन C1 होगा आपका R2 अपॉन R1, क्योंकि जो C होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, तो ये R2 अपॉन R1। ये आ गया आपका पोटेंशियल जो चेंज हुआ है वो, और उनका रेशियो भी क्या है आपका, वो भी जैसे चार्जेस का रेशियो हमने देखा, चार्जेस का जो रेशियो है फाइनल चार्जेस का रेशियो वो है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश R1 अपॉन R2, लेकिन जो पोटेंशियल चेंज का जो रेशियो है वो क्या है, वो है R2 अपॉन R1। इन्वर्स रिलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट इसी में जो लास्ट डेरिवेशन आपका होता है वो होता है एनर्जी लॉस का। तो एनर्जी क्यों लॉस हो रही है, एनर्जी इस वजह से लॉस हो रही है कि हम इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा मतलब यहाँ वाले वायर में कुछ करंट होगा। और आपको एक बात पता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर एक पावर जनरेट होती है, पावर लॉस होता है। उस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R। ठीक है, लेकिन हमारे पास ना तो I है ना कुछ रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे R। ठीक है, तो उसके बिना ही हम यहाँ पे पावर लॉस निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, पावर लॉस हम एनर्जी लॉस हम निकालेंगे। एनर्जी लॉस क्या होगा, इनिशियल कुछ आपके पास एनर्जी होगी और फाइनल एनर्जी कुछ और होगी। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी आपकी होगी कम। सो एनर्जी का लॉस जो होता है वो होगा आपका इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी माइनस फाइनल टोटल एनर्जी। ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो इनिशियल एनर्जी आपकी है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे कौन सी, टोटल, ये भी कौन सी, टोटल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, इसकी एनर्जी कितनी है, तो इसकी एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ CV²। कितना होता है, ½ CV²। तो इसकी अभी एनर्जी कितनी है, अभी इसकी एनर्जी है ½ C1V1²। इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, ½ C2V2², है ना। लेकिन फाइनल क्या होगी इसकी फाइनल होगी ½ C1V², क्योंकि पोटेंशियल V होगा। इसकी फाइनल क्या होगी, तो ये होगी आपकी U इनिशियल इसकी, और ये होगी आपकी U इनिशियल इसकी। और इसकी U फाइनल क्या होगी, U फाइनल होगी आपकी ½ C1V²। इसकी जो फाइनल होगी वो क्या होगी, ½ C2V²। ठीक है, ये इनिशियल, इसकी इनिशियल ये, इसकी इनिशियल ये, इसकी फाइनल ये, इसकी फाइनल ये। तो ये हो जाएगा आपका U इनिशियल माइनस U फाइनल। लेकिन इनिशियल टोटल आपको लिखनी है, इनिशियल कितनी है, इनिशियल है आपकी ½ C1V1² प्लस ½ C2V2²। ये आपकी इनिशियल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनिशियल है। फाइनल कितनी है टोटल, तो फाइनल है आपकी, फाइनल हो जाएगी ½ C1V² एंड प्लस ½ C2V²। बस इसमें से ये आपको क्या करना है, माइनस करना है। और ऐसा डेरिवेशन आप लोगों ने कर रखा है 11th क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो। कहाँ पर, मोमेंटम में, मोमेंटम वाले चैप्टर के अंदर, कोलिजन वाला जो चैप्टर था, कोलिजन वाला, वहाँ पर आप कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हम निकालते हैं वो कुछ इसी तरह निकलता है। ठीक है, वहाँ पे mv² होता है, मास और वेलोसिटी होती है, यहाँ पे कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ कॉमन ओमन लेंगे, v की वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम ½ कॉमन लेते हैं सब में से। तो ½ हमने जैसे ही कॉमन लिया, ये बन गया C1V1² प्लस C2V2² माइनस यहाँ पर C1V² और फिर अगेन आपका प्लस C2V²। ठीक है, ये टर्म बन गई।
लेकिन अगेन इस फॉर्मूले में अगर आप देखो, आप वी स्क्वायर को फिर कॉमन ले सकते हो, तो वी स्क्वायर को हमने फिर से कॉमन ले लिया और यहाँ लिख दिया वी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें v की वैल्यू पुट करनी है और डायग्राम को मैं हटाने जा रहा हूँ, दोनों डायग्राम्स हैं उनको हम हटाते हैं, तो क्योंकि हमें ये स्पेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे एनर्जी लॉस का डेरिवेशन। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें v की वैल्यू पुट करनी है और v क्या है, v है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो एनर्जी लॉस आ रहा है डेल्टा U, लेकिन ये डेल्टा U नहीं होता। डेल्टा U क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव लगाएंगे। ये क्या है, एनर्जी लॉस। ठीक है, तो एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल। ये हो गया हाफ ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये चीज़ हमने लिख दी, माइनस ये है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है अभी। अब देखिए यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करनी है और V1 क्या होता है, V1 होता है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, लेकिन इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ये टर्म बन गई। अब इस टर्म के बाद में हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर हम बना सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्क्वायर को हमने ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग लिख दिया। तो इस C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 कट जाएगा, मतलब ये ओनली अकेली पावर रह जाएगी, एक पावर। तो ये बन गया आपका C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये टर्म बच गई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में हम लेंगे नीचे LCM। LCM क्या आएगा, LCM आएगा आपका C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2 आपका हो गया LCM। अब ये C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो C1 प्लस C2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए C1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C1 प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, C1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये जो टर्म है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या होगा इसको एक्सपेंड करने पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कितनी टर्म आएंगी, इसमें 3 टर्म आएंगी, लेकिन आगे माइनस है, तो तीनों टर्म ही हमें किस में लिखनी पड़ेंगी, माइनस में। पहली टर्म इसका स्क्वायर क्या होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू दिस, तो 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन एनर्जी लॉस का, लेकिन इसे हमें अभी और सोल्व करना है। तो नीचे वाली स्टेप मैं धीरे धीरे गायब करता रहूँगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा नीचे वाली चीज़। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ये V कहाँ से आ गया, ये C2, अच्छा C2 V2 है, ये C2 V2 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर था ना, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ये वाली टर्म बच गई, ये वाली टर्म बच गई और ये वाली टर्म बच गई। इसको हम आगे लिखते हैं, तो ये आपका हो गया हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है C1 प्लस C2। अब क्या होगा, अब ऊपर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2, यहाँ भी क्या C1 C2, यहाँ भी क्या C1 C2, तो मैं इसको ऊपर कॉमन ले रहा हूँ। ये हो गया C1 C2 कॉमन लिया और जो C1 प्लस C2 उसको भी हमने नीचे लिख दिया C1 प्लस C2। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पर V1 स्क्वायर प्लस
V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये क्या बन गया, ये बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल टर्म आपकी आ गई हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला किसका, एनर्जी लॉस का, डेल्टा यू का, मतलब माइनस डेल्टा यू का, ठीक है, एनर्जी लॉस का। इसको चाहो तो आप डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा वी लिख दोगे इसको तो सी आपका हो गया हाफ ऑफ, और देखिए यहाँ से ये जो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 है ये क्या है, तो वो सीरीज़ में कनेक्टेड थे। क्या कनेक्टेड थे, सीरीज़ में कनेक्टेड थे। और सीरीज़ में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो अगर दो कैपेसिटेंस C1 C2 अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनको हम क्या लिखते हैं, उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या है, ये एक तरह का इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C इक्विवेलेंट। और ये क्या है, V1 माइनस V2, मतलब इनका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V लिखो या ओनली V भी आप लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको लिख दूँ V स्क्वायर तो ये बहुत छोटा सा बन गया, देखिए, मतलब बोल सकते हो खुदा पार्ट निकली चुईया यहाँ पर। तो हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी लॉस में भी क्या आया, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो C है वो क्या है, C है आपका C1 C2, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ठीक है। ये जो C आपका आया है वो C क्या है, ये C है आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और जो V आपका आया वो क्या है, V1 माइनस V2। चाहे आप इसको V2 माइनस V1 लिखो, चाहे V1 माइनस V2 लिखो, क्योंकि होना क्या है, फाइनली स्क्वायर होना है। अब देखिए कैपेसिटेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। V क्या नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन क्या V का स्क्वायर नेगेटिव होगा, नहीं। तो ये पूरी चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब एनर्जी आपकी लॉस हुई है। अच्छा ये सी क्यों लिख दिया, ये है डेल्टा यू माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। तो ये बन गया आपका एनर्जी लॉस का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कोरोना डिस्चार्ज की, ठीक है। ये वो कोरोना नहीं है, ये अपना फिजिक्स वाला कोरोना है, ठीक है, बायोलॉजी वाला कोरोना नहीं है, भी ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, कॉर्नर से रिलेटेड इसका कुछ होता है, कॉर्नर टाइप की चीज़, कोई कॉर्नर से ये नाम निकल के आया है, कोरोना डिस्चार्ज। तो क्या होता है अभी कोरोना डिस्चार्ज, तो देखते हैं यहाँ पर। अभी जो हमने लास्ट में जो डेरिवेशन किया है वहाँ पर हमने एक चीज़ लिखी थी, और क्या चीज़ लिखी थी कि फाइनल पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो दो कंडक्टिंग स्फेयर्स को आप देखिए जिनकी रेडियस क्या है, R1 रेडियस और R2 रेडियस, और दोनों पे फाइनल चार्ज कितने हैं, तो वहाँ तो हमने डैश में लिया था Q1 डैश Q2 डैश, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 डैश और Q2 डैश। लेकिन अब आप Q1 Q2 या फाइनल चार्जेस कंसिडर कीजिए। फाइनल चार्जेस क्या है, Q1 Q2, क्योंकि अलग से डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। सपोज फाइनल चार्ज इस पे Q1 है, इस पे कितना है, Q2 है, रेडियस R1 R2, और फाइनल पोटेंशियल इस पे V और इस पर V, क्योंकि अगर कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बताइए इस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन R1, और इसका पोटेंशियल कितना, K Q2 अपॉन R2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, K से K कैंसिल आउट, तो Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब थोड़ा सा इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। ये तो हमने लिखा था कि Q1 अपॉन Q2 क्या होगा, R1 अपॉन R2 होगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ से 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत होगी, होगी। लेकिन अगर मैं इधर भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ मैंने 4 पाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैं ऊपर R1 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई प्रॉब्लम होगी, होगी। लेकिन अगर मैं नीचे भी R1 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। यहाँ अगर मैं R2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई प्रॉब्लम होगी, होगी। लेकिन अगर नीचे भी मैं R2 स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। बस इतना ही करना है। अब देखिए ये आपका हो गया, इस R1 को यहाँ लिखते हैं, R1 अलग और ये चीज़ अलग, ये 4 पाई पास में लिखते हैं इसके 4 पाई। इसमें भी R2 को थोड़ा अलग लिखते हैं R2, और ये जो 4 पाई R2 स्क्वायर है इसको साइड में लिखते हैं, ये आ गया 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर इसका एरिया है,
4πr² इसका एरिया है। टोटल चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो R1 इंटू सिग्मा 1, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, सिग्मा 1 क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन 4πr1²। वैसे सिग्मा 2 इसकी हो जाएगी कितनी, Q2 अपॉन 4πr2²। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका R2 इंटू सिग्मा 2। यहाँ से क्या रिजल्ट निकला है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है जो आप लोग डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हो। मतलब देखिए यहाँ से जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आया, यहाँ से सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या आया, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी तो हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल में 2 स्फेयर लिए थे और दोनों के दोनों कंडक्टिंग स्फेयर थे। अगर मान लो ऐसी कोई सरफेस है, ऐसी कोई सरफेस है जो कंडक्टिंग है, इसका मतलब इसकी हर एक पॉइंट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और एक दूसरे से कनेक्टेड है तो पूरी सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कंडक्टिंग है, कोई मेटल है, ये कंडक्टिंग कोई मटेरियल है, तो पूरी जो सरफेस होगी वो कंडक्टिंग है, तो पूरी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर कहीं ज़्यादा है तो वहाँ से चार्ज निकल के जहाँ पोटेंशियल कम है वहाँ पर चला जाएगा। तो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो यही कंडीशन बनेगी। और कंडीशन क्या बनेगी कि सिग्मा का जो रेशियो है वो देखिए, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होती, क्या नहीं होती, चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होती। तो कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, जहाँ रेडियस कम होगी वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। तो जहाँ रेडियस कम है वहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम हो, सॉरी हाँ, रेडियस कम है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। रेडियस ज़्यादा कम कहाँ होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ए बनाया और ये पॉइंट है बी, तो कहाँ पर रेडियस कम लग रही है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है कम और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर ज़्यादा। और अगर मान लो इसकी रेडियस और कम होती रहे और अगर ये कुछ पॉइंट टाइप का बन जाए, और पॉइंट टाइप का बन गया, मान लो इस टाइप की सिचुएशन बन गई, तो यहाँ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कितनी होती है, बहुत कम होती है, 0 के आसपास होती है। तो अगर इसको हम चार्ज करेंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो यहाँ होगी। अगर मैं इसमें चार्ज सप्लाई करूँ तो चार्ज कुछ इस तरह से होगा, भाई यहाँ पर इतना होगा, यहाँ पर रेडियस और कम है, यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई, रेडियस कम हो गई, तो ये अब यहाँ पर बढ़ गई तो दूर दूर चार्ज होंगे, और यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर तो चार्ज और ज़्यादा होगा, और यहाँ पर चार्ज इतना ज़्यादा होगा कि बहुत ज़्यादा होगा। मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो कॉर्नर्स होंगे तो कॉर्नर्स पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं घरों में, कूलर वगैरह, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो ज़्यादा आपको शॉक लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आप देखते हो कूलर होता है, कूलर कभी कभी आपको शॉक लगता है कूलर के छूने से, लेकिन शॉक आपको कब लगता है, अगर आप किसी कूलर की बॉडी, मेटालिक बॉडी को यहाँ से टच करोगे आपको उतना शॉक नहीं लगेगा जितना आप इस कॉर्नर को टच करोगे तो लगेगा। क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा, अगर मान लो हम इसको चार्ज कर रहे हैं, इस पर चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी कॉर्नर्स पे बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक टाइम पर ये जो चार्ज है यहाँ से लीक होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, लीक, मतलब ये एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज होने लग जाता है, और उसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्या है, वेन डायग्राफ जनरेटर, या फिर इसका दूसरा नाम है हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है, आपको मैं समझाऊंगा क्या क्या इसके अंदर होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, पहली बात फंक्शन होता है टू जनरेट हाई वोल्टेज। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपको जनरेट करनी है तो ये डिवाइस बहुत हेल्पफुल होता है। क्या होता है इसके अंदर, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो कोरोना डिस्चार्ज हम अभी भी समझ के आए थे वही कोरोना डिस्चार्ज वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। तो क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज, तो हमने देखा था कि कोई भी कंडक्टिंग कोई भी मेटल होता है और जिस पे मान लो कोई कॉर्नर्स होते हैं, तो कॉर्नर्स पे क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है चार्ज की, और उसकी वजह से क्या होगा, अगर इस पे चार्ज आता है बहुत ज़्यादा चार्ज, तो वो चार्ज लीक होता है एयर के अंदर।
जैसे यूँ कहूँ मैं, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एयर में लीक होगा। लीक होगा इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और समझिए। लीक होने का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आया होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया होगा, वो आया होगा एयर से। इसका मतलब एयर भी किसका काम कर रही है, कंडक्शन का काम कर रही है। तो एयर भी कंडक्टिंग हो जाती है, तो वही होता है आपका कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक स्फेयर होता है ऊपर ही ऊपर, ये कंडक्टिंग स्फेयर है, और ये हमने इसको एक स्टैंड से लगा दिया। जो स्टैंड बना हुआ है किसका, इंसुलेटिंग स्टैंड से बना हुआ है। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पर, तो उसके अंदर देखिए 2 स्फेयर हमने छोटे और लिए हैं जो पुली का काम कर रही हैं। स्फेयर नहीं है, ये पुली है, और पुली पे हमने लगा रखी है एक बेल्ट, किसकी, सिल्क की बेल्ट हमने लगा रखी है। और इस पुली को हम ड्राइव करेंगे किसी मशीन से, तो किसी मोटर से ये क्या हो रही है, पुली मूव कर रही है, ये बेल्ट ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये आप स्फेयर है जिसका पोटेंशियल हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब 2 चीज़ें और होती हैं। पहला काम स्टैंड हो गया, ऊपर वाला जो स्फेयर है वो हो गया जिसपे हमें हाई पोटेंशियल क्रिएट करना है। 2 पुली हो गई, पुली के ओवर बेल्ट हो गया आपका जो सिल्क का बना हुआ है। और उसके बाद लेते हैं हम कॉम्ब। ये कॉम्ब टाइप की स्ट्रक्चर हम लेते हैं, मेटालिक कॉम्ब टाइप की स्ट्रक्चर लेते हैं। सपोज ये कॉम्ब है, इस कॉम्ब डी से डिनोट कर रहे हैं, इस कॉम्ब को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। एक कॉम्ब इससे अटैच है, एक कॉम्ब इससे अटैच है। अब ये जो कॉम्ब है इसको हम हाई पोटेंशियल पे मेंटेन रखते हैं। हाई पोटेंशियल पे मेंटेन करने के लिए सपोज यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और होगा, या फिर इसको 0 पोटेंशियल से हम कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। यहाँ पर हम हाई पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट की पोटेंशियल पे इसको हम रखते हैं, इस कॉम्ब को। ठीक है, तो इस कॉम्ब को हम एक हायर पोटेंशियल पे मेंटेन रखेंगे, और हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल लेके आना है वो इससे भी ज़्यादा लेके आना है। तो कैसे ये इसकी वर्किंग क्या होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे इसको हायर पोटेंशियल पे मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब इस पर कुछ चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आपको पता है जैसे ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है तो एयर होती है वो क्या बन जाती है, एयर हो जाती है कंडक्टिंग। तो यहाँ पे एयर कंडक्टिंग होगी, और एयर कंडक्टिंग होगी उसकी वजह से क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आना स्टार्ट होंगे, वो इस बेल्ट से, क्योंकि एयर तो कंडक्टिंग मटेरियल का काम कर रही है, तो बेल्ट से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, और बेल्ट से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। इसका मतलब बेल्ट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेल्ट पे ये पॉजिटिव चार्ज, या फिर यूँ कहो कि ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पे चिपक जाएगा। ठीक है, और ये बेल्ट घूम रहा है, जैसे ये बेल्ट यहाँ पहुँचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा यहाँ पर, तो ये जो कॉम्ब है इस पर कोई पोटेंशियल अभी नहीं है, इसका 0 पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कॉम्ब पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की एयर क्या है, कंडक्टिंग हो जाती है। और जैसे ही ये पॉजिटिव इस पे आएगा, ये कनेक्टेड है इससे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, इस पे चार्ज आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज इस पे एक्यूमुलेट होता रहेगा उतना ज़्यादा इस पे पोटेंशियल क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, और एक हायर पोटेंशियल हम इस पर मेंटेन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका वेन डे ग्राफ जनरेटर, छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक था, तो इसको भी आपने समझ लिया। क्या क्या काम आता है ये, टू जनरेट हाई वोल्टेज। इतनी बातें याद रखना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कोरोना डिस्चार्ज प्रिंसिपल पे। कोरोना डिस्चार्ज प्रिंसिपल क्या होता है, तो कोरोना डिस्चार्ज का मतलब कोई कॉर्नर टाइप की बॉडी होती है, या जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होती है, उस पर अगर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है या हायर पोटेंशियल होता है, तो उसके आसपास की जो एयर होती है वो भी कंडक्टिंग मटेरियल का काम करती है। यही होता है आपका कोरोना डिस्चार्ज। तो वो चार्ज अगर ये कंडक्टिंग होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज एयर में लीक होगा, या इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। तो ये था आपका वेन डे ग्राफ जनरेटर। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।